तो ये जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि वॉल्स क्या है, नॉन कंडक्टिंग है, तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मैटर तो एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चले। ठीक है, लिख लिया। नेक्स्ट है जैसे हमारे पास एग्जांपल 19। अब ये कह रहा है कि कंटेनर हैविंग स्लाइटली कंडक्टिंग वॉल्स। अब देखो कंटेनर जो है वो स्लाइटली कंडक्टिंग वॉल्स है। ये सिस्टम है हमारे पास में। द इनिशियल टेम्परेचर वॉल्यूम दिया हुआ है अपने को, है ना। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास में है तो 273 प्लस 47 यानी हमारे पास में 320 केल्विन है। और इनिशियल वॉल्यूम भी दिया है, कितना दिया है इसने, 400 सीसी दिया है। फाइंड द राइज इन द टेम्परेचर इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू दिस वन, यानी फाइनल वॉल्यूम भी दिया हुआ है 200 सीसी है इन अ शॉर्ट टाइम। तो एक बात ध्यान रखो, क्योंकि इसने कहा कि जो वॉल्स हैं वो एक तरह से पार्शली कंडक्टिंग यानी स्लाइटली कंडक्टिंग हैं, तो सडनली अगर इसको कंप्रेस किया, है ना, शॉर्ट टाइम का मतलब सडनली इसको कंप्रेस किया, तो प्रोसेस माना जाएगा एडियाबेटिक। क्यों? क्योंकि उतने शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि स्लाइटली कंडक्टिंग वॉल्स है तो हीट एक्सचेंज नहीं हो पाता है। तो जैसे उसको कंप्रेस करेंगे सडनली तो क्या होगा, हीट एक्सचेंज नहीं होगी, यानी प्रोसेस क्या होगा, एडियाबेटिक होगा पहले पार्ट में। लेकिन दूसरा पार्ट में कह रहे हैं इन लॉन्ग टाइम, यानी इसका मतलब स्लोली हम लोग इसको कंप्रेस करेंगे तो हीट क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा ना, वही टेम्परेचर इस सिस्टम का बना रहेगा, यानी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। तो पहला जो प्रोसेस है वो एडियाबेटिक प्रोसेस है। ओके, तो एडियाबेटिक प्रोसेस अगर है तो इस केस में हमारे पास में हमें क्या क्या फाइंड करने को कह रहा है, राइज इन टेम्परेचर इफ द गैस इज कंप्रेस्ड टू दिस वन, यानी हमारे पास में ये इक्वेशन होती है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, टीवी रेज टू गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यानी टी इनिशियल वी इनिशियल। और ये क्या है, कौन सी गैस है यहाँ देखो, अच्छा दिया हुआ इसने गामा 1.4 है, तो 1.4 माइनस 1 इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल 1.4 माइनस 1। तो टी इनिशियल अपने को कितना है 320, वी कितना है इनिशियल 400 टू पावर 0.4, है ना। फिर टी फाइनल अपने को चाहिए, वी फाइनल कितना है 200 टू पावर 0.4। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 320 इंटू, यानी 2 है ना, तो आप 0.4 और ये 202 पावर 0.4 इक्वल टू टी फाइनल, और ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया, तो टी फाइनल हमारे पास में आ गया। तो टी फाइनल कितना आ गया, ये आंसर है 320 और 2 पावर 0.4, यानी कितना दिया उसकी वैल्यू 1.3 दिया ना, है ना। 2 पावर 0.4 की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, यही आंसर है। तो कितना चला रहा है ये आ जाएगा 416 केल्विन, ये टी फाइनल आ गया। मैं बात समझ में आ गई? है ना। अब बी पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम, यानी जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वही बाहर का टेम्परेचर जो है वही सिस्टम का बना रहेगा, यानी कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो बी पार्ट में तो टेम्परेचर क्या बने रहेगा, फाइनल टेम्परेचर हमारा 47 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस क्या होगा, आइसोथर्मल होगा। लिख लीजिए।
ऐसी का सॉल्व एग्जांपल नहीं करवाई थी क्या मैंने? अच्छा, पूछ लो ना अभी, रुको ये कर लेते हैं। हाँ हाँ, अभी रुको, अभी ये लिख लो, अभी थोड़े इसके करवा देता हूँ मैं। लिख लिया? हाँ सर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 20 है, तो 20 भी देखो क्या हो रहा है। एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज एनक्लोज्ड इन अ नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, और पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग ही है। तो इस केस में क्या करेंगे? हाँ, तो नहीं किया है क्या आप लोगों ने? वो मैं डिस्कस कर लूंगा अगर कर लिया है तो। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल 20। An ideal monatomic gas is enclosed in a non-conducting cylinder having piston which can move freely. Suddenly, gas is compressed to 1/8 of its initial volume. Find the final pressure and temperature if initial pressure and temperature given है। अब ये भी वही है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ भी हीट एक्सचेंज यहाँ तो होगा ही नहीं खैर, क्योंकि यहाँ तो पूरी तरह से नॉन कंडक्टिंग ही है सब कुछ। तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस कौन सा हुआ? एडियाबेटिक प्रोसेस है यहाँ तो, है ना। तो प्रोसेस क्या है यहाँ? एडियाबेटिक है। तो जब भी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स और पिस्टन है सब है, तो हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब डीक्यू जीरो है। सिंपल सी बात है, डीक्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इनिशियली अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो वी नॉट है, फाइनल वॉल्यूम कितना बता रहा है? वी नॉट बाई 8 बता रहा है ना। इनिशियली ये प्रेशर जो है, इनिशियल प्रेशर कितना बता रहा है? पी नॉट बता रहा है। टी इनिशियल भी कितना बता रहा है? टी नॉट बता रहा है। तो हमें ये दोनों दे रखें, तो यहाँ से क्या करेंगे? पी फाइनल वी फाइनल रेस टू गामा इक्वल टू पी इनिशियल वी इनिशियल रेस टू गामा। और मोनो एटॉमिक है, तो मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है? 5/3 होती है। तो आप देखो कि पी फाइनल और वी फाइनल कितना है? वी नॉट बाई 2 कर लेते हैं, और गामा 5/3 इक्वल टू पी नॉट, है ना, ये वी इनिशियल, तो वी नॉट रेस टू गामा, यानी जो कि 5/3 है। तो वी नॉट टू पावर 5/3 तो कैंसिल आउट हो गया। पी फाइनल बाई ये कितना हो गया दरअसल? 2 इक्वल टू पी नॉट, यानी फाइनल प्रेशर हो गया यहाँ 32 पी नॉट हो गया। तो प्रेशर हो गया हमारे पास में 32 पी नॉट। टेम्परेचर के लिए क्या था फॉर्मूला? इसी को मॉडिफाई करते हैं हम लोग। मॉडिफाई करने पर क्या मिलता है? टी वी रेस टू गामा -1 कांस्टेंट, है ना। तो टी नॉट वी नॉट 5/3 -1 इक्वल टू टी फाइनल, और ये वी नॉट बाई 2 5/3 -1। तो हमारे पास आ गया है टी नॉट इक्वल टू
टी फाइनल, और ये क्या हो गया यहाँ से, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 यानी हमारे पास में टी फाइनल हो गया 4t0, क्योंकि 5/3 - 1 तो क्या लिखेंगे, 2/3 लिखेंगे। तो 4t0 आ जाएगा। लिख लो इसको, और क्या। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 21। आपने कर लिए क्या ऐसे के एग्जांपल सारे, तो मैं डिस्कस कर लूंगा अभी। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं अभी। ये एक एग्जांपल और करवा देता हूँ मैं इसका। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जांपल 21। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। Cylindrical container having non-conducting walls is partitioned into equal parts। यानी ये अपने को ऐसा दिया हुआ है, ये पिस्टन है, ये P0 है, ये V0 है, ये T0 है। यहाँ भी ये P0 है, V0 है, T0 है। अब इसमें डायटोमिक गैस है, यानी F = 5 है, इसमें F = 3 है। Cylindrical container having non-conducting walls is partitioned into equal parts such that the volume of each part is V0। A movable non-conducting piston is kept between the two parts. Gas on left is slowly heated so that the gas on right is compressed up to volume V0/8। स्लोली मूव कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, दरअसल ये नॉन कंडक्टिंग है, पिस्टन भी नॉन कंडक्टिंग है, ये भी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स है। ये जो इसमें प्रोसेस होगा ना, ये तो एडियाबेटिक ही होगा। ये क्या हमारे पास में, ये तो एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है ना। ये क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब फाइनली क्या हो रहा है इसमें, देखो ये कंप्रेस हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया V0/8। तो इससे क्या मिल जाएगा, मुझे वॉल्यूम पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, तो मुझे फाइनल प्रेशर मिल जाएगा। अब ये फाइनली यहाँ जाके रुक रहा है, इसका मतलब इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर क्या होगा, यहाँ सेम होगा, क्योंकि मूवेबल पिस्टन है। और ये जाके रुकने का मतलब ये होगा कि दोनों साइड प्रेशर सेम है, तो यानी PV⁻⁴ = कांस्टेंट, ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे, है ना। तो फाइनल अपने को क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा यहाँ। तो इनिशियली P0 V0⁻⁴, इसका एडियाबेटिक डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, ये क्या मिलेगा 5/3 = यहाँ हो जाएगा हमारे पास में P, और ये होगा V0/2 टू पावर 3 कर लेते हैं,
5/3, यानी आप देखो कि P इक्वल टू मिलेगा अपने को यहाँ 32 P नॉट, यानी फाइनल प्रेशर है 32 P नॉट। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 P नॉट हो जाएगा। ठीक है ना, एक तो ये पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, इसका प्रेशर भी मिल जाएगा अपने, प्रेशर तो मिल ही गया कि टी फाइनल इसका मिल जाएगा और टी फाइनल डैश इसका मिल जाएगा, वो निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका प्रेशर मुझे मिल गया, तो पहले जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये सेकंड कंपार्टमेंट है, तो फर्स्ट कंपार्टमेंट का प्रेशर की, तो देखो यहाँ से एक तो नंबर ऑफ मोल्स भी देख लेते हैं, तो पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एन आर टी नॉट, ये रहेगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पी वी इक्वल टू एन आर टी लगाऊंगा मैं, तो पी इंटू वी कितना है इसका, 2v नॉट माइनस वी नॉट बाई 8 ना, इक्वल टू एन आर टी फाइनल डैश। पी मुझे पता ही है ना, तो ये यहाँ से मुझे मिल गया, तो कितना हुआ 32 पी नॉट इंटू ये हो जाएगा 15 वी नॉट बाई 8 इक्वल टू एन आर टी फाइनल डैश। तो यहाँ से कितना हो गया है, यानी हो जाएगा 4 यानी 60, तो 60 पी नॉट वी नॉट इक्वल टू एन आर की वैल्यू वहां से रखेंगे, तो एन आर की वैल्यू क्या हमारे पास में, तो वो आ जाएगी पी नॉट वी नॉट बाई एन आर की बाई टी नॉट, और ये हो गया टी एफ डैश, तो हमारे पास टी एफ डैश आ गया 60 टी नॉट, यानी इतना टेम्परेचर उस पहले वाले कंपार्टमेंट में हो गया। ये बात समझ में आ गई सबको? हाँ सर। भाई टोटल वॉल्यूम कितना है, 2v नॉट है ना, तो लेफ्ट का v नॉट बाई 8 है, तो फिर राइट का v नॉट बाई 8 है, तो फिर इसका कितना होगा? लिख लिया? एक मिनट। तो दोनों साइड का तो प्रेशर भी आ गया, टेम्परेचर भी आ गया, और राइट साइड का भी निकाल लेता हूं मैं। लिख लिया सबने? एक मिनट।
लिख लिया क्या? हाँ सर। अब इसका भी देख लेते हैं इधर टेम्परेचर क्या होगा। तो यहाँ इक्वेशन क्या होगी हमारे पास में, टी वी गामा -1 है ना, ये टी इनिशियल ये वी इनिशियल, तो टी फाइनल वी फाइनल गामा -1। तो यहाँ टी इनिशियल कितना है, टी नॉट है, वी नॉट है, और ये 5/3 -1 इक्वल टू टी फाइनल है ना, और वी फाइनल कितने हैं, वी नॉट बाई 2 टू पावर 3 है। तो ये हमारे पास में 5/3 -1 हो गया, तो वी नॉट टू पावर ये कैंसिल आउट हो गया, तो टी नॉट इक्वल टू टी फाइनल बाई ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि 2/3 मिलेगा ना, तो 2 टू पावर 2, यानी अल्टीमेटली इधर का टेम्परेचर हो गया 4 टी नॉट, यानी लेफ्ट राइट साइड का टेम्परेचर हो गया 4 टी नॉट। ओके, क्लियर है भाई? अब उसने ये पूछा ऑल्सो फाइंड हीट गिवन बाय द हीटर टू द गैस, है ना, ये थोड़ा समझने वाली बात होगी। अब इसको देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है दरअसल, अगर यहाँ की बात करें हम लोग, अब देखो इसकी मैं लेफ्ट कंपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट कंपार्टमेंट में कितना इस हीटर ने हीट सप्लाई किया, तो यानी डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू ना, और डी यू क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि ये गैस ये जो लिख रहे हैं इसकी इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा हूँ ना मैं, यानी एन, क्योंकि डायटोमिक है तो एन 5R/2 टी फाइनल डैश माइनस टी नॉट प्लस डी डब्ल्यू। अब ध्यान से समझिएगा आप इसको, डी डब्ल्यू क्या लेना है, डी डब्ल्यू ये जो इस गैस ने इस पर वर्क किया है। तो आप यहाँ ध्यान से देखो, वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर आप चलते हो, ये पिस्टन में ले रहा हूं है ना, ये छोटा हो गया इधर, मतलब जगह नहीं थी यहाँ, तो ये पिस्टन है मान लो, तो इधर से फोर्स हमारे पास में लेफ्ट की वजह से प्रेशर फोर्स लग रहा है, राइट की वजह से प्रेशर फोर्स लग रहा है ना। आप ये देखो ये स्लोली जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब हुआ कि इसका वर्क और इसका वर्क मिला के 0 होना चाहिए, यानी आप यहाँ लिखोगे PLA इंटू DX, मान लो इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा DX, माइनस PRL, सॉरी PRA होगा ना, PR इंटू A ना, PR इंटू A इंटू DX इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 ही है। इसका मतलब इसका जो वर्क है वो इसके वर्क के इक्वल आ रहा है, लेकिन अपोजिट है, क्योंकि ये क्या लिख दोगे आप इसको, यानी PLA/DX इक्वल टू आ गया PRA/DX, है ना, समझ में आई बात? तो इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट साइड में जो गैस है उसने जो वर्क किया वो राइट साइड में जो गैस है उसके वर्क के अपोजिट आ रहा है ना। इसका मतलब इधर तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने देखा कि वर्क क्या होता है, वर्क होता है NR टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ गामा किसका लेंगे, राइट वाले का, हरी बात समझ में, तो इसका क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे। भाई बात समझ में आई यहाँ तक? तो वो वर्क कहाँ रख दूंगा मैं, यहाँ रख दूंगा इस जगह पर, तो टोटल हीट सप्लाइड आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या किया? भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? मेरी आवाज आ रही क्या, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, मैं क्या कह रहा हूँ? सर एक और बात पूछ सकती है सर? इधर का तो लिख लिया ना, इसको भूल जाओ, तो फिर अगर ऐसा है तो मैं दूसरी साइड बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ
कि ये हमारे पास में कंटेनर है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है पिस्टन, हमें बताना है कि इसने कितना हीट सप्लाई किया। तो हीट कहाँ जा रहा है, इसमें इसकी टेम्परेचर बढ़ाने में प्लस इसके अगेंस्ट वर्क करने में जा रहा है ना। तो हाँ आप सर। देखो कि पिस्टन ये कह रहा है कि स्लोली मूव कर रहा है, पिस्टन स्लोली मूव कर रहा है, तो लेफ्ट साइड का प्रेशर पी एल इंटू ए, राइट साइड का प्रेशर पी आर इंटू ए। ये स्लोली मूव कर रहा है, तो मान लो इसने वर्क किया तो पी एल ए इंटू डी एक्स माइनस पी आर ए इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 ना। पिस्टन के लिए बात करेंगे, फॉर पिस्टन। हाँ सर। इसका मतलब हुआ कि पी एल ए इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, पी आर ए इंटू डी एक्स ना। और पी आर यानी गैस इसके अंदर वही तो वर्क कर रही है ना, तो उसका वर्क क्या है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल डिवाइडेड बाई -5/3 + 1 ना। ये वर्क वन इसका मॉड लेंगे ना हम लोग। क्यों? क्योंकि इधर का जो वर्क आएगा दरअसल नेगेटिव आएगा, लेकिन हमें तो पॉजिटिव वर्क चाहिए, क्योंकि हमें तो इसमें इस लेफ्ट पार्ट में जो हीट सप्लाई हो रही है वो निकालना है, तो इसका जो वर्क है इधर का वो तो पॉजिटिव है ना, ये वाला वर्क। तो मॉड ले लेंगे इसका, हाँ यानी हमारे पास में जो हीट सप्लाइड हो कितना आ गया, N5R/2 T फाइनल डैश माइनस T इनिशियल प्लस NR T फाइनल माइनस T इनिशियल बाई, ये कितना होगा माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि अपने को प्लस लेना है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 ये आंसर आना चाहिए। रख दो इसमें टी फाइनल डैश, आपको पता है टी इनिशियल तो टी नॉट ही है, टी फाइनल इधर का आपको 4 टी नॉट दे रखा है ना, और ये 60 टी नॉट दिया हुआ है, ये आंसर है। मैं बात समझ में आ गई? हाँ सर। इस तरह से करना था, लिख लो ये। लिख लिया? हाँ सर। चलो एसी का पूछ रहे थे ना, बताइए क्या क्या डाउट है।
बताइए कौन सा क्वेश्चन बताना है? एग्जाम्पल 12 ना, एग्जाम्पल 12 और एग्जाम्पल 18। अब इसमें क्या कह रहा है अपने से, इन द अबव क्वेश्चन, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है ना, या तो मैं 220 के हिसाब से चलूं, अगर ऊपर के हिसाब से चलूंगा तो फिर ऊपर वाला यहाँ लिख रहा हूँ, देखो v इक्वल टू हमारे पास में ये 220 के हिसाब से ले रहा हूँ मैं, है ना, या 200 कर देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो 200 के हिसाब से कर लेता हूँ मैं, 200√2, क्योंकि ऊपर वाला क्वेश्चन की कह रहा है वो। तो ये हो जाएगा साइन 2π50 इंटू टी। अब ये क्या कह रहा है, ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से चलना है अपने को। तो ऊपर वाला क्वेश्चन क्या था, ये था, ये रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है। तो वी आर एम एस इक्वल टू है हमारे पास में 200 वोल्ट, एफ इक्वल टू है 50 हर्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास में दिया हुआ है ना। इन द अबव क्वेश्चन ये हमें दिया हुआ है, तो अपने को एक तो आई टी फाइंड करना है ना, कि आई टी क्या होगा, और वी आर फाइंड करना है, वी सी टी फाइंड करना है। तो पहले तो एक काम करते हैं हम लोग, अपने को सी के बारे में क्या दिया है इसने, ये भी तो सब देखना पड़ेगा ना। सी कितना आ रहा है इसका, दिया हुआ है, मतलब आर अपने को दिया इसने 100 ओम, और सी अपने को दिया है 100/पाई माइक्रोफेरेड। तो ओमेगा हमारे पास हो जाएगा ये, एक्स सी निकालेंगे तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/ओमेगा सी। तो 1/2 एफ कितना है 50 इंटू सी 100/पाई इंटू 10⁻⁻⁶। तो हमारे पास कितना आ गया, देखो 100 यानी आ गया 100 आ गया है, 100 ओम आ गया। अब हमें ये मालूम है, आरसी सर्किट का मैंने सीरीज वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उसमें 10 इक्वल टू क्या आया था, XC/R आया था, यानी 100/100 यानी 1। इसका मतलब यहाँ फाई कितना आ गया, ये आ गया π/4। और मैंने आपको कहा था कि सिविल, ठीक है, तो कौन लीड कर रहा है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट, यानी I इक्वल टू होगा I0 साइन, अगर मैं यहाँ इसको लेता हूँ, मान लो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/4। और ओमेगा की वैल्यू यहाँ दे रखी है अपने को, है ना, ओमेगा की वैल्यू यही है, मतलब ये आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू। तो ये आ गया I0 कितना है, अच्छा I0 में ये लिख लो पहले, फिर बताता हूँ ये करना।
लिख लिया? हाँ सर। यहाँ ये V नॉट है दरअसल, है ना, तो वो मैंने यहाँ लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब अपने को क्या निकालना है, हमें बताना है कि I नॉट, तो I नॉट को कैसे लिखते हैं हम लोग? तो I नॉट है हमारे पास में V नॉट बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो V नॉट कितना आया? 200 रूट 2 डिवाइडेड बाई ये भी 200 रूट 2 है ना, सॉरी 100 रूट 2, 100 रूट 2। तो हमारे पास आ जाएगा I नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 2, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई I इक्वल टू 2 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4। तो ये हमारे पास में करंट आ गया। अब आगे क्या पूछ रहा है उसमें क्वेश्चन में, वो वी आर भी पूछ रहा है। तो वी आर कैसे निकालेंगे, क्योंकि जनरल टाइम टी के लिए पूछ रहा है ना, वी आर पूछ रहा है। तो वी आर हो जाएगा हमारे पास में वी आर इक्वल टू होगा आई इंटू आर, यानी आई हमारे पास में तो 200 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4, क्योंकि तो सेम फेज में होते हैं। अब बात करते हैं VC, तो VC का मतलब I इंटू XC लेते हैं ना, नहीं ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज क्या होता है, पाई बाई 2 पीछे होता है करंट से। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास में मतलब I तो ये मतलब I नॉट, मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा इसका I नॉट इंटू XC होता है, तो 2 इंटू 100 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 2 ना, क्योंकि पाई बाई 2 से पीछे होता है, तो ये आना चाहिए इस केस में। तो VC इक्वल टू आ गया हमारे पास में 200 साइन 100 पाई टी माइनस माइनस पाई बाई 4, ये आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई, लिख लो कैसे करना है। लिख लिया? लिख लिया क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बताना है? एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 13, अच्छा एग्जाम्पल 17 फिर 18 बताना है। सेवनटीन में क्या कह रहा है, देखो चौक कॉइल का मतलब इतना ही समझना है, इंडक्टर लगाना, ठीक है। तो कह रहा चौक कॉइल इज नीडेड टू ऑपरेट एन आर्क लैंप एट 160 RMS एंड 50 हर्ट्ज। मतलब ये हुआ कि एक इंडक्टर है ना, और एक चौक कॉइल नीडेड टू ऑपरेट एन आर्क लैंप। आर्क लैंप मतलब एक रजिस्टर मान लेते हैं, ठीक है।
और यहाँ हम जो वैल्यू लगा रहे हैं 160, मतलब ये VRMS वैल्यू दिया है इसने, तो VRS इक्वल टू है 160 वोल्ट। वैसे तो बता ही रहा, उसने मेंशन भी कर दिया, लेकिन मेंशन नहीं करता तो भी हम लोग इसको RMS वैल्यू मानते हैं। द आर्क लैंप हैज एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यानी इसका जो रेजिस्टेंस है 5 ओम है। व्हेन रनिंग ऑफ 10 एम्पियर, यानी इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो IRMS इक्वल टू 10 एम्पियर है। ठीक है, तो कह रहा है कि कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल। ओके, तो यहाँ देखो पहले तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, यानी RMS वैल्यू मिलेगा है, तो V RMS वैल्यू यानी 5 इंटू 10 कितना हो गया 50 वोल्ट। ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा, और ये क्या है L है, तो हमारे पास होगा दरअसल VL RMS का होल स्क्वायर प्लस VR RMS का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 160। तो 160 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू कितनी है, तो यहाँ हो जाएगा -50 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ये अपने को मिलेगा VL RMS, और ये इक्वल टू क्या लिखेंगे IRMS इंटू XL, जहाँ XL की वैल्यू क्या होती है ओमेगा L, ओमेगा मतलब 2 पाई इंटू 50 इंटू L। तो अपने को सब दिया हुआ है, IRMS 10 एम्पियर दे रखा है, तो 10 इंटू 100 पाई इंटू L और इक्वल टू ये सब वैल्यू दिया हुआ है। सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से अपने को L की वैल्यू मिल रही है 4.84 इंटू 10⁻⁻2 हेनरी। ठीक है, ये लिख लो पहले। लिख लिया? नहीं सर, 1 मिनट। हाँ सर, लिख लिया। सर आप म्यूट हो। हाँ, तो ये पावर हो गया है ना। ये आपको जैसे मैंने बताया था कि पावर जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही जाएगा, कैपेसिटर या इंडक्टर के अक्रॉस पावर क्या होता है हमेशा 0 होता है, तो IRMS का होल स्क्वायर इंटू R, यही सर्किट के अंदर का पावर है और यही रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर है। ओके, अब ये कह रहा है कि
इसको डीसी से कनेक्ट किया है, यानी ये हमारे पास में इंडक्टर नहीं है, इंडक्टर नहीं लगाया हमने, है ना। एक एडिशनल रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा क्योंकि इसको ऑपरेट कराना है कि इसको R = 5 ओम को, क्यों? क्योंकि इसके अक्रॉस कितना होना चाहिए? 50 वोल्ट ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ हमने कितना अप्लाई किया, लेकिन क्योंकि अगर उससे ज्यादा हो तो डैमेज हो जाएगा, तो प्लस माइनस कितना 160 वोल्ट, इसका मतलब इसके अक्रॉस कितना गया? 110 वोल्ट गया। तो यहाँ इसका मतलब करंट इसमें कितना फ्लो करना चाहिए? 10 एम्पियर करंट फ्लो करना चाहिए, क्योंकि इसका 5 है तभी तो 550 वोल्ट बनेगा। इसका मतलब है कि इसके अक्रॉस जो आर स्मॉल आर रेजिस्टेंस ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 110 = 10 × R, यानी R = कितना आ गया? 11 ओम का रेजिस्टेंस अपने को यहाँ इसके सीरीज में लगाना होगा, तभी हम लोग इसके उसको 160 पर क्या कर सकते हैं? ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। ये मतलब हो गया। अब पावर लॉस देख लेते हैं, तो टोटल पावर लॉस कितना होगा भाई इसमें टोटल जो पावर लॉस की अगर मैं बात करूं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो ये आ जाएगा दरअसल 160 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, है ना। तो हमारे पास कितना आ रहा है? तो ये आ जाएगा 1600 वोट। अब आप समझो टोटल इतना लॉस हो रहा है। देखो चौक कॉल लगाया तो पावर लॉस कितना हो रहा था सर्किट में? केवल 500 वोट हो रहा था। इसमें देखो एडिशनल कितना चला गया? 1100 वोट और चला गया। तो इसलिए रेजिस्टेंस नहीं लगाते हैं, चौक कॉइल लगाते हैं। उससे क्या होता है? पावर लॉस कम होता है। अभी समझ में आया? ये V²/R लिखा मैंने। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 भी करते हैं, एग्जाम्पल 15 लिख लीजिए इसको। भाई समझ में आ गया? हाँ सर। लिख लिया सबने? लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट हमारे पास में 15, एग्जाम्पल 15 कैसे करेंगे? When an inductor coil is connected to an idle battery of EMF 12 volt, a constant current flows. अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट करंट तभी फ्लो कर सकता है जब रेजिस्टेंस भी साथ में हो, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। तो ये 10 वोल्ट की बैटरी इसने अप्लाई किया, ये प्लस है माइनस है, ये एल है और ये आर है। कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है इसमें आई, जो कि 2.5 एम्पियर है। इसका मतलब है कि ये कितना होगा, लेकिन हमें ये भी मालूम है क्योंकि अगर ये ई है और ये आई है तो आई = क्या होगा? यहाँ E/R होगा, क्योंकि स्टेडी स्टेट की बात कर रहा तो इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ तो 0 हो जाता है। तो 10/R = 2.5, यानी R = कितना हो गया? 4 ओम हो गया। यानी यहाँ इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया? एक तरह से इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास में, यानी जो इंडक्टर लगाया है उसका रेजिस्टेंस 4 ओम हो गया। अब क्या कह रहा है?
when the same inductor coil is connected to an AC source of 10 volt, है ना, 10 वोल्ट से लगाया and 50 हर्ट्ज, then the current is 2 एम्पियर। अब यहाँ क्या कह रहा है, AC सोर्स से इसको लगाया सेम, तो ये हमने 10 वोल्ट यहाँ लगाया, तो ये लेकिन 10 वोल्ट क्या है यहाँ, ये दरअसल ई आरएमएस या वी आरएमएस है, ये क्या है, वी आरएमएस है। इसका रेजिस्टेंस अपने को पता ही है ना, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है, और यहाँ इसकी फ्रीक्वेंसियां दे रखी है इसने 50 हर्ट्ज है। देन द करंट इज 2 एम्पियर, यानी इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है आई आरएमएस वो कितना है, 2 एम्पियर है। कितना है, 2 एम्पियर है। तो कह रहा है कि फाइंड आउट इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बताओ। तो यहाँ देखो इसके अक्रॉस वोल्टेज अपने को पता चल रहा है ना, हमें तो इंडक्टेंस फाइंड करना है कि कितना इंडक्टेंस है। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे दरअसल वी आरएमएस का होल स्क्वायर इक्वल टू वी एल आरएमएस का होल स्क्वायर प्लस वी आर आरएमएस का होल स्क्वायर, कितना हो गया 100 इक्वल टू वी एल आरएमएस का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 2 into 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना जा रहा है, 8 वोल्ट जा रहा है। तो हमारे पास कितना हो गया, यानी 100 माइनस 64 इक्वल टू वी एल आरएमएस का स्क्वायर रूट, यानी कितना आ गया है 6 वोल्ट। 6 वोल्ट मतलब ये हो गया आई आरएमएस इंटू एक्स एल ना, आई आरएमएस 2 दे रखा है, तुम्हारे पास में एक्स एल की वैल्यू कितनी आ गई, यानी 3 ओम। 3 ओम मतलब ओमेगा एल इक्वल टू 3, यानी 2 पाई एफ इक्वल टू 3। तो एल इक्वल टू कितना आ गया, एल इक्वल टू आ गया 3/2 पाई एफ। सॉल्व कर लो, यही आंसर है। बात समझ में आ गई, तो ऐसे करना था। बात समझ में आ गई है, हेलो, हाँ समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। हाँ लिखो इसको, लिख लिया। हाँ सर। हाँ सर। तो ये भी हो गया, तो क्या क्या हो गया भाई, 13 कर लिया ना मैंने। थर्टीन भी बताना है। नहीं सर, नहीं है। 13 नहीं है ना, समझ में आ गया। अच्छा नहीं सर। है, एग्जाम्पल 15 हो गया। कौन सा बताना है, 17 हो गया, 18 बताना है ना, 18 का डी बताना है। तुम्हारे पास है
ये VRMS वैल्यू दिया हुआ है 200 वोल्ट है, ये 50 हर्ट्ज है, ये 2/पाई हेनरी, ये 100 ओम, ये 100/पाई माइक्रोफेरड। ये यहाँ का वोल्टेज कितना है, मतलब ये V1, ये कितना है V2, और ये कितना है V3, और इन दोनों का मिला के ये दे रहा है V4, और इन सब का मिला के ये दे रहा है V5। रीडिंग्स ऑफ द आइडियल एसी वोल्ट मीटर्स चाहिए अपने को, रीडिंग क्या क्या है, यही है। तो देखो कैसे करेंगे, यानी ये जो रीडिंग होगी, क्योंकि ये क्या है एसी वोल्ट मीटर से, यानी हॉट वायर वोल्ट मीटर से, इसका मतलब आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा है। तो आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मैं यहाँ Z निकालूंगा। तो Z क्या होगा, R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये पहले निकाल लेते हैं। तो XC कितना है पहले वो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/ओमेगा, ओमेगा है 2π50 इंटू 2π, मतलब 1/ओमेगा C, यानी 100/पाई इंटू 10⁻⁻�6, यानी आ गया 100 ओम। ये तो XC आ गया। XL की बात करते हैं तो 2π है ना, 2πf इंटू L कितना है 2 है ना, तो कितना हो गया 200 ओम आ गया ये भी, यानी XL ग्रेटर देन XC है यहाँ, कोई बात नहीं, हमें तो Z चाहिए। तो आ गया 100 का होल स्क्वायर प्लस 200 माइनस 100 इसका स्क्वायर, यानी कितना आ गया 100√2 ओम आ गया। ठीक है, ये Z आ गया। अब Z आ गया, अपने को VRMS दे रखा है, टोटल VRMS कितना है, यहाँ से IRMS मिल जाएगा मुझे। तो IRMS मतलब VRMS बाई Z, यानी 200 डिवाइडेड बाई 100√2। तो IRMS वैल्यू आ गई हमारे पास में √2 एम्पियर। कितना आ गया, √2 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब पहले V1 की बात करते हैं। तो V1 मतलब क्या लिखोगे, यानी V1 का मतलब हुआ XL IRMS ना, XL कितना है 200, और ये कितना है, तो यानी आ गया 200√2 वोल्ट। क्या दिया इसका आंसर, यानी 200√2, यानी V1 तो ये आ गया। V2 देखो, V2 क्या हो जाएगा R इंटू IRMS, यानी कितना R 100, यानी आ गया 100√2 आ गया वोल्ट में। ये सब RMS वैल्यू से लिख लो इसको, समझ में आ रहा है। अच्छा, V5 तो 200 वोल्ट ही है, V5 तो 200 वोल्ट ही है, उसको तो निकालने की जरूरत नहीं है, बस V3 और V4 बताना है, लिखो इसको। लिख लिया, हाँ हाँ सर। अब यहाँ देखो, ये तो हो गया V। अब V इसकी बताता हूँ मैं आपको। तो √2 ना, IRMS तो हमारे पास में √2 है। तो V3 भी देख लेते हैं पहले। तो V3 क्या हो जाएगा देखो,
V3 होगा आई RMS इंटू XC, आई RMS √2, XC कितना है 100, तो ये भी आ गया हमारे पास में 100 √2 वोल्ट। ये V3 आ गया। V5 निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो 200 वोल्ट होगा ही। अब है हमारे पास में V4, तो V4 की जो बात कर रहा है यानी क्या लिखेंगे, V4 इक्वल टू है दरअसल V1 का होल स्क्वायर V2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट है। तो V1 कितना है, तो क्या 200 √2 का होल स्क्वायर, V2 कितना है 100 √2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लो तो ये हमारे पास आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 100 √10 वोल्ट, ये V4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से करना था। अब कौन सा बचा है, इसमें बचा है क्या कुछ भी? एग्जाम्पल 21 भी बताना है। चलो बताता हूँ, लिख लिया सबने? हाँ सर। ये C है, ये L है, ये R है, ये 200 वोल्ट है, जो कि ये क्या है, ये VRMS वैल्यू है। कह रहा है इन द सर्किट डायग्राम शोन XC दिया हुआ है, XL दिया हुआ है और R भी दिया हुआ है। डिफेक्टिव करंट थ्रू द सोर्स बताना है, यानी नेट करंट बताना है। तो यानी IRMS वैल्यू बतानी, इसका मतलब कुल मिला के कहानी कि IRMS वैल्यू क्या होगी। अपने को R सब दिया हुआ है, ठीक है, वो भी रखूंगा मैं। तो इसमें मान लेते हैं कि जो करंट जा रहा है वो IR जा रहा है, इसमें जो करंट जा रहा है वो मतलब दोनों का मिला के जा रहा है, तो उसको क्या माने फिर हम लोग, I ये मान लेते हैं, ठीक है, IC प्लस L मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि ये V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है, मान लो, है ना। तो IR कितना हो जाएगा भाई, यहाँ IR हो जाएगा V0 बाई R साइन ओमेगा टी, और IC प्लस L ये हो जाएगा V0 बाई, वो देखना पड़ेगा तो मोड ले लेता हूँ अभी तो मैं, V है ना, पहले 1 मिनट पहले देख लेता हूँ कितना भाई, XL ग्रेटर देन है। अच्छा, तो XL ग्रेटर देन है, यहाँ हो जाएगा, दरअसल इसका मतलब है कि वोल्टेज लीड कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। करंट क्या करेगा, पाई बाई टू से पीछे होगा, तो टोटल जो करंट आप यहाँ लिखोगे वो क्या लिखोगे, IR प्लस IC प्लस L, तो यानी ये आ गया हमारे पास में V0 बाई R साइन ओमेगा टी प्लस V0 बाई XL माइनस XC साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। पहले वैल्यूज भी निकाले, तो V0 रहने देते, चलो V0 बाई R कितना है 100 है ना, ये साइन ओमेगा टी है, ये आई हो गया, प्लस V0 बाई ये भी 100 हो गया, और ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये
वेक्टर मेथड, तो ये देखो ये रेफरेंस है हमारे पास में, यहाँ क्या लिखूंगा V0/100, ये π/2 से पीछे, तो ये हो जाएगा V0/100, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर है, यानी ये नेट I0 हमारे पास में ये मिलेगा। इस केस में I0 कितना आ जा रहा है, तो वो आ जाएगा V0/100 √2। हमें क्या चाहिए, IRMS वैल्यू चाहिए, है ना। तो I0/√2 कर देता हूं मैं। I0/√2 करूंगा तो मेरे पास में यहाँ से VRMS तो दे रखा है, तो VRMS इक्वल टू क्या होता है, यानी 200 इक्वल टू V0/√2। तो V0 की वैल्यू मेरे पास मांगी 200 √2, तो यहाँ से देख लेंगे। हमें चाहिए I0/√2, यानी V0 कितना है, तो अगर 200 √2/100, यानी आना चाहिए 2√2 एम्पियर। ये आंसर, क्या आंसर आना चाहिए, 2√2 एम्पियर। ये आंसर हुआ। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ सर। ऐसे करना था, लिख लीजिए इसको। एक मिनट रुको, लिख लिया क्या है? एक हाँ, मिनट। हाँ सर, लिख लिया। अब क्या पूछ रहे थे सुमित आप? करंट थ्रू कैपेसिटर, दोनों मतलब दोनों से अलग अलग पूछ रहे हैं कि दोनों सीरीज में तो पूछ रहे हैं, बताओ। अच्छा, दोनों सीरीज में, कैपेसिटर इंडक्टर सीरीज में, तो ये आया ना इनका करंट, लिखा तो है मैंने, ये रहा ना इनका, ये करंट होगा इनके इसमें, ठीक है भाई, समझ में आया? लिख तो रहा हूं मैं, उसके उनके अक्रॉस अगर सीरीज में है तो ये करंट होगा उनमें, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और भी क्वेश्चन थे, एग्जाम्पल सब हो गया। श्रेय आपने पूछा C1 बताना, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 का, रुको। कौन सा बताना है, पार्ट 1 का C1? बता दो।
द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दिया हुआ है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर दिया है। पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटी एरिया एंड प्लेट सेपरेशन दिया। फाइंड द मैक्सिमम आरएमएस वोल्टेज। तो दरअसल आप यहाँ देखो, यहाँ ई नॉट ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी करेंगे तो ये क्या देगा अपने को, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस देगा ना। तो इसके करस्पॉन्डिंग यानी वी नॉट बाई √2, ये आरएमएस वैल्यू की बात कर रहा है। आई बात समझ में? क्योंकि यहाँ वी नॉट, क्योंकि ये तो वेरिएबल होगा ना, वोल्टेज ये क्या वेरिएबल है, तो जब मैक्सिमम होगा, क्योंकि उससे कम है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो ये वी नॉट है, ये माइनस वी नॉट है। ओके, तो उसके करस्पॉन्डिंग यानी वी नॉट वैल्यू निकालो, ये नॉट के करस्पॉन्डिंग, और फिर ये निकाल लेंगे। ओके, तो आ जाएगा। और भी कुछ है? प्रॉब्लम 12 का 5th, अच्छा बताता हूँ। और क्या है, पार्ट 2 का C3 बताना है, बताता हूँ। सर यूज ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया तो क्या होगा? किससे ज्यादा? हाँ, अगर उससे ज्यादा अप्लाई किया तो वो डैमेज हो जाएगा ना, क्योंकि मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। इससे ज्यादा हुआ तो फिर वहां से क्या होगा, मतलब जो डाइलेक्ट्रिक है ना, वो डाइलेक्ट्रिक एक तरह से क्या हो जाएगा, वो एक तरह से कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि एक तरह से वहां से चार्ज को क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा वो। ठीक है ना, जो भी सिस्टम होगा ये पूरा। तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ, यानी ज्यादा वोल्टेज अगर हमने अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये क्या होगा, यहाँ से चार्ज लीक होने लगेगा। ये है कॉन्सेप्ट इसमें। ठीक है, और क्या बताना था? प्रॉब्लम कौन सा था यार, प्रॉब्लम कौन सा बता रहे हैं? प्रॉब्लम 12 का 4th बताना है। पहले प्रॉब्लम में बताता हूँ, फिर वापस से आएंगे। प्रॉब्लम 12, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिया हुआ है ना, साइकिल्स, ये भी फ्रीक्वेंसी दे सप्लाई टू अ सर्किट कंटेनिंग प्योर इंडक्टेंस एंड प्योर रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम इन सीरीज। अच्छा, तो सीरीज में दोनों, और क्या क्या बताएं इसमें, बताओ। अभी ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने। तो ये आर है, ये एल है, ये 220 वोल्ट है, और यहाँ जो फ्रीक्वेंसी दिया है ये 40 साइकिल पर सेकंड दिया हुआ है, और एल की वैल्यू भी दिया हुआ है इसने। एल कितना है, 0.01 हेनरी है, और आर की वैल्यू 6 ओम है। कैलकुलेट द करंट पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सिंपल है, इसमें भी आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है वो, है ना। अक्रॉस द रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टेंस, द टाइम लैग, पावर फैक्टर, ये सब पूछ रहा है। ठीक है, तो वापस से इसमें सेम कॉन्सेप्ट जो भी मैंने ऊपर बताया वैसे यहाँ भी कर लो, है ना। तो सबकी बात कर रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ V = V0 sin ω2 ले रहा हूँ, sin ω_t ले रहा हूँ, और V0 बाई √2 अपने को दिया है 220 वोल्ट है। ओके, अब इसमें जो करंट होगा, यानी पहले tan phi निकाल लेते हैं। तो tan phi क्या बताया था, इसके लिए मैंने XL/R बताया था। XL मतलब ω/L/R, ये tan phi है। तो सॉल्व कर लो, ओमेगा की वैल्यू यानी 2 पाई × 40 × L 0.01 बाई R कितना दिया है इसने, 6 दिया है। तो सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है इसमें, देखो। ये tan phi आ जाएगा।
कर लोगे इसको कि बताऊं? हो जाएगा ना। चलिए और बताइए। और कौन सा बताना था मुझे? पार्ट 2 का C3 बताना है ना। पार्ट 2 का C3 तो पार्ट 2 का C3 क्या कह रहा भाई? पार्ट 1 का A3 बताना है, बताते हैं। पार्ट 2 का C3 क्या कह रहा देखो ये। Pure resistive circuit element X when connected to necessary supply of peak voltage gives a peak current of this one. यानी प्योर रेजिस्टिव है तो पीक वोल्टेज यानी V नॉट इक्वल टू 200 वोल्ट है और इसमें जो करंट दे रहा I नॉट वो भी 5 एम्पियर है, तो इसका रेजिस्टेंस मिल जाएगा अपने को। कैसे? I नॉट R इक्वल टू V नॉट, तो R इक्वल टू 200/5 यानी 40 ओम हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि विच इज इन फेज विद द वोल्टेज, होना ही है। सेकंड सर्किट एलिमेंट Y when connected to the same AC supply also give the same peak value of current but the current lags behind by 90। अब करंट lags behind by 90 इसका मतलब ये कौन सा हुआ? ये तो इंडक्टर हुआ ना, इंडक्टर में ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि ये XL है ना, तुम्हारे पास इसमें भी करंट कितना बता रहा है? I नॉट बता रहा है व्हेन कनेक्टेड टू सेम पीक वैल्यू, यानी I नॉट XL इक्वल टू 200 हो गया। तो XL भी इसका कितना आ गया? 40 ओम ही आ गया। फिर क्या कह रहा है? if the series combination of X and Y is connected to the same supply, अब दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया। What will be the RMS value of current? तो वो भी आ जाएगा कैसे? by V नॉट बाई रूट R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर, ये I नॉट होगा। तो I नॉट इक्वल टू V नॉट कितना है इसका? 200 बाई यानी 40 रूट 2, तो रूट 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो I नॉट बाई रूट 2 ये होगी IRMS। तो कितना हो गया? 200/40 इंटू 2 ना, यानी 2.5 एम्पियर आना चाहिए। कितना करंट आ रहा है? 2.5 यानी 5/2 एम्पियर आना चाहिए। बात समझ में आ गई? लिख लीजिए इसको। लिख लिया? हाँ सर। अब कौन सा बताना है? पार्ट 2 का हो गया, ऊपर तो नहीं था ना, ये सब हो गया। अब
पार्ट 1 का A3 बताना है, पार्ट 2 का, अच्छा B12 पहले बताता हूँ। पार्ट 2 का B12, अच्छा तो कैसे करना है पार्ट 2 का B12? हमारे पास में ये पावर था इंस्टेंटेनियस पावर, मैंने बताया था V0 I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5, यानी V0 I0 बाई 2, तो 2 साइन, यानी इसको क्या लिखेंगे, कॉस A माइनस बी, यानी प्लस माइनस 5 माइनस कॉस A प्लस बी, यानी 2 ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ये हो गया हमारे पास में V0 I0 बाई 2 cos 5 माइनस cos 2 ओमेगा टी प्लस माइनस 5। ये जिस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है वो पूछ रहे हैं ना, फ्रीक्वेंसी पावर वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी, तो ये 2 ओमेगा 2 से वेरी कर रहा है, तो 2 ओमेगा इक्वल टू ओमेगा डैश, यानी 2 इंटू 2 पाई एन इक्वल टू 2 पाई एन डैश, तो एन डैश इक्वल टू क्या हो गया 2n, ये आंसर आना चाहिए। लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट कौन सा है, पार्ट 1 का A3? पार्ट 1 का A3, जो कैसे करेंगे, इफ डायरेक्ट करंट दिया हुआ है और दोनों को मिक्स किया, तो टोटल जो करंट आप किसी इंस्टेंट पे लिखोगे वो लिखोगे दरअसल A प्लस बी साइन ओमेगा टी, ठीक है, A प्लस बी साइन ओमेगा टी, ये होगा। तो हमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट, यानी आरएमएस वैल्यू, तो क्या तरीका था, आई स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी और इसका स्क्वायर रूट, ये हमारे पास में आई आरएमएस वैल्यू है। तो इसको कहां से इंडिकेट करोगे, 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, इसको भी 0 से 2 पाई बाई ओमेगा, तुम्हारे पास आ जाएगा ये 0 से 2 पाई बाई ओमेगा ए प्लस बी साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी टी डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा।
कर लोगे सोल्व? इंटीग्रेशन आता ही है अब आपको, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। तो वैसे तो आंसर ये आएगा इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर रूट, ये आई RMS वैल्यू होगी, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एक ही है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, दोनों को मिला दिया हमने ऐसे। और कौन सा डाउट है? और भी डाउट है? ठीक है, तो ये हो गया। अब कुछ और भी एग्जांपल मैं करवा देता हूँ उसके। तो हमने एग्जांपल 19 कर लिया, 20 कर लिया, 21 कर लिया, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन करो अब आप, प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें कार्टेशियन थर्मोडायनेमिक्स में प्रॉब्लम नंबर 2, पेज नंबर आप आइए 17 पर है, पेज नंबर 17 पर। प्रॉब्लम नंबर 2 करिए। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। हो गया? हाँ सर। गुड। बाकी लोगों से हो गया कि बताऊं?
बताना है क्या हो गया? नहीं बताना है, हो गया है। नहीं बताना है ना? चलिए फिर आज इतना ही करेंगे। आप इसका भी जितना बढ़ाया उतना कर लो एक्सरसाइज 1, है ना? वो डिस्कस कर लूंगा मैं, तो बता दूं। देखो क्या करना है, अपने को P और V में ग्राफ इसने दिया हुआ है, ओके। तो PV में आपको बताया था कि वर्क डन बाय गैस क्या होता है, PdV होता है। यानी P और V में ग्राफ जब भी प्लॉट होगा तो एरिया अंडर द कर्व क्या देगा आपको? हमेशा एरिया वर्क डन देगा। तो ये पूरा एरिया होने यहाँ इसका, यानी ये वाला एरिया पूरा लेंगे हम लोग। ये V इनिशियल है, ये V फाइनल है ना? और ये P इनिशियल है, ये P फाइनल है। हम लोग ऐसे जा रहे हैं, तो ये एरिया क्या बन रहा है? ट्रेपेजियम बन रहा है। तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाएगा? ट्रेपेजियम का एरिया देखते हैं ना, यानी कैसे देखते हैं? साइड लेंथ, यानी हाफ P इनिशियल प्लस P फाइनल, है ना? ये लेंथ इनटू डिफरेंस, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल, यही लेते हैं। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट? ऐसा ही करते हैं ना भाई, कि नहीं? गलत क्या? बस आगे आंसर रख लो, ये वर्क आ गया हमारे पास में। फिर अब यहाँ का टेम्परेचर यानी T इनिशियल देखेंगे, यहाँ का टेम्परेचर T फाइनल देखेंगे। तो वो कहाँ से देखेंगे? इससे देखेंगे, PV इक्वल टू nRT से। यानी T इनिशियल क्या लिखोगे आप? P इनिशियल V इनिशियल बाय NR। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए इसके? नंबर ऑफ मोल्स दिया है कि नहीं दिया? केवल प्रेशर दिया है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और T फाइनल, तो P फाइनल V फाइनल बाई NR। और हमारे पास क्योंकि मोनोएटॉमिक गैस दिया है, तो DU इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग? NCV/dt या NFR/2 T फाइनल माइनस T इनिशियल। और F मतलब कितना होगा? 3, तो 3NR/2 T फाइनल माइनस T इनिशियल। तो यहाँ से देख लो आप, है ना? T यहाँ रख दो, इसमें आ जाएगा, और NR से NR भी कट जाएगा। तो ये आपके पास में चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आ जाएगी, या इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी भी आ जाएगी। समझ में आया? है ना? ठीक है, फिर चलो फिर आज इतना ही करेंगे। ओके, बाय बाय। RLC सर्किट का फेजर डायग्राम चलो बताता हूँ, एक मिनट इसको रुको। ये लिख लो पहले। ग्रुप जिसको छोड़ना है छोड़ सकता है, वैसे भी मैं फेजर डायग्राम बता रहा हूँ, जिससे होगा समझना है तो समझ ही सकते हो, ठीक है? ठीक है, हो गया ना? तो फेजर डायग्राम देखो किसका? RLC का बताना है। तो हमें मैं एक कंडीशन के लिए बता देता हूँ, बाकी का आप समझ लेते हैं, समझ लीजिएगा। XC ग्रेटर देन X के XL के लिए ही बता देता हूँ मैं। इसका मतलब ये हुआ कि करंट क्या करेगा इस केस में? नेट करंट सर्किट में लीड करेगा, क्योंकि XC ग्रेटर देन XL है, तो यहाँ करंट लीड करेगा। ओके, तो ये हमारे पास में ऐसा होगा। तो इस साइड में ले रहा हूं यहाँ, क्योंकि है ना, तो ये हो जाएगा VC बार, और इसके जस्ट अपोजिट होता है
वी एल बार और आई सी इधर होता है, मतलब सॉरी आई सी नहीं, आई बार इधर होता है ना, और इधर ही वी आर बार भी होता है। ओके, तो इन दोनों का देखेंगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ आ जाएगा इधर। ओके, तो इन तीन यानी इसका मिला के रिजल्टेंट ये देखेंगे वी बार, ये वी बार है। और ये जो लेंथ होती है ये क्या होती है, ये होती है दरअसल आई नॉट एक्स सी, और ये लेंथ क्या होती है आई नॉट एक्स एल, है ना। तो फिर ये लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास में, आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल, और ये लेंथ कितना होगा, ये होगा आई नॉट आर। और ये जो एंगल है पूरा एंगल ये जो होता है ये होगा ओमेगा टी, क्योंकि मैं यहाँ वी को वी नॉट साइन ओमेगा टी मान रहा हूँ। तो वी बार और आई बार के बीच का एंगल फाई है, इसका मतलब यहाँ आई इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, जहाँ टेन फाई की वैल्यू होगी हमारे पास में आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल बाई आई नॉट आर, यानी यहाँ से आपको फाइव मिल जाएगा, जो कि tan इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल बाई आर है। बस हो गया और क्या, ठीक है। और आई नॉट की बात करेंगे तो आई नॉट क्या लिखोगे, देखो वी नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट आर, पाइथागोरस लगा रहे हैं हम लोग, और आई नॉट आर का होल स्क्वायर ये आई नॉट एक्स सी माइनस आई नॉट एक्स एल का होल स्क्वायर, है ना। यहाँ से आपको आई नॉट मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर है, ऐसे करना था। स्मिथ क्लियर है भाई? ठीक है, बाकी का तो आपने लिख ही रखा होगा, उसको लिखना है तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर ग्रुप छोड़ सकते हो नहीं तो। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, मेहनत करो यार। हाँ, आपके टॉपिक भी मैं करवा ही दूंगा, एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ मैं, है ना, हो जाएगा। ठीक है सुमित, बंद करो।